अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। के कविता के कांग्रेस में शामिल होने का दावा करने वाले बीजेपी एमपी डी अरविंद के मकान पर टीआरएस कारकुनों ने किया हमला, जमकर की तोड़फोड़। जबान काबू में रखे बीजेपी एमपी डी अरविंद, वरना चौराहे पर चप्पल से मारूंगी, एमएलसी के कविता ने दी वार्निंग। आदिलाबाद बीजेपी कैडर ने डी अरविंद पर हमले के खिलाफ फूंका के कविता का पुतला, हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उठाया 12% रिजर्वेशन का मुद्दा, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कट होकर 3% हो जाने पर मांगी वजाहत। तेलंगाना में एजुकेशन की दुनिया में नई छलांग, स्टूडेंट एकेडमिक वेरिफिकेशन सर्विस वेब पोर्टल का एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद के मारेडपल्ली के कस्तूरबा कॉलेज में फैली मुश्तबा जहरीली गैस, दर्जनों तलबा अस्पताल में भर्ती, गैस लीक की जांच जारी। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज हैदराबाद में टीआरएस के वर्कर्स ने बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद के मकान पर हमला कर दिया। डी अरविंद पर सीएम केसीआर और उनकी बेटी के कविता के खिलाफ शख्स रिमार्क करने का इल्जाम है। हुक्मरान जमात टीआरएस के वर्कर्स केसीआर और के कविता के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स पर बरहम हो गए और ये वर्कर्स शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स में डी अरविंद के मकान में घुस पड़े। एहतजाजियों ने खिड़कियों को तोड़ दिया और फर्नीचर की भी तोड़फोड़ की। इसके अलावा एहतजाजी टीआरएस वर्कर्स ने अरविंद के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला भी नजर आतिश किया। इस दौरान एमएलसी के कविता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए दावा किया कि बीजेपी ने तेलंगाना में महाराष्ट्र के शिंदे मॉडल की तजवीज़ उनके पास रवाना की थी, मगर उन्होंने बीजेपी की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद एमपी डी अरविंद अपनी जबान काबू में रखें। उन्होंने कहा कि डी अरविंद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर फिर एक मरतबा डी अरविंद ने कोई गलत बयानी की तो वो उन्हें निजामाबाद के चौराहे पर चप्पल से मारेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी एमपी लगातार इसी तरह बयानबाजी करते रहेंगे तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, उन्हें बहुत मारा जाएगा। నేను ఇంతవరకు 2006 నుంచి 2022 వరకు ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా నేను పర్సనల్గా తిట్టలేదు. ఎప్పుడు ఇష్యూ మీదనే మాట్లాడాను. చాలాసార్లు విలేకరులు మిత్రులు అడుగుతారు, కొద్దిగా టెంప్టింగ్ అక్క ఇట్లా మాట్లాడు అట్లా మాట్లాడాలి. నేను ఒకటే చెప్పిన, ఇష్యూ మీద మాట్లాడతా బ్రదర్, నేను వ్యక్తుల మీద మాట్లాడాలి. కానీ వాళ్ళ వ్యక్తి మీద వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నా నేను. అరవింద్ గుర్తుపెట్టుకో, ఇంకోసారి నా గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో చెప్పుతో కొడతా, మామూలు కూడా కాదు. తమాషాలు అవుతున్నాయా చూస్తూ ఊరుకుంటుంటే? భాష లేదు, పద్ధతి లేదు, మాట లేదు, మంతి లేదు, కేసీఆర్ గారు గౌరవం లేదు, ఇంకోరు లేదు. ఏం చేసినావు? నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది తెలంగాణకి? ఎందుకోసం మాట్లాడుతున్నావు ఇట్లా? ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఎంత పడితే అంత మాట మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకుంటావు అనుకుంటున్నావా? బిడ్డ చెప్తున్నా, ఎక్కడికి పోతావో ఎన్నికలలో పో, ఎంటబడి ఓడిస్తా నిన్ను. అదేవిధంగా ఇట్లా మాట్లాడినావు అనుకో, మామూలుగా దన్నం పట్టుకొని తంతం బిడ్డ, ఎక్కడికి పోతా అక్కడ. తమాషాలు అవుతున్నాయి చూస్తూ ఊరుకుంటుండే. రాజకీయం చేయి, ఇట్లా పిచ్చేషాలు వేయకు. ఇంకొకసారి మాటలు రావనుకోకు. వచ్చు, మర్యాద ఉండాలి పాలిటిక్స్లో, దిగజారొద్దు. ఒక ఆడబిడ్డతో ఇవాళ ఇంత మాట అనిపించుకున్నావు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలను భ్రష్టు పట్టిస్తున్నావు అని అర్థమైంది కాబట్టి చెప్పడానికి వచ్చిన। के कविता ने ईडी, सीबीआई और आईटी को बीजेपी के दामाद करार देते हुए कहा कि अगर जय मोदी नहीं बोलेंगे तो ये तीनों ही मरकजी एजेंसियां आपके घर आ धमकेंगी। जी, लालू प्रसाद जी ने एक बार बहुत अच्छे से बताया था कि बीजेपी के 3 दामाद हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी। तो ये 3 दामाद जब भी बुलाए आ जाएंगे, वही ओपोनेंट्स के घर पे ही आ जाएंगे। तो हालत तो ऐसा ही है
क्योंकि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके आज तक तकरीबन 25,000 केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पे लगाए गए, लेकिन एक भी केस बीजेपी नेता पे नहीं है। आज जनता को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी के नेता पे ईडी क्यों नहीं लगती, आईटी क्यों नहीं लगती, सीबीआई क्यों नहीं लगती? क्या ये दूध के धुले हुए गंगा मैया में पैदा होके आए क्या? ऐसा तो नहीं है ना। क्यों बीजेपी नेताओं पे ईडी नहीं लगती? और जो नेता पे ईडी लगता है या तो वो जय मोदी करेगा तो नहीं ईडी होगा, नहीं तो जय मोदी नहीं बोलेगा तो फिर ईडी होगा। ये तो ईडी सीबीआई आईटी हैव बिकम अ वॉशिंग पाउडर निरमा काइंड ऑफ ए कॉन्सेप्ट। निरमा में नहला के बीजेपी में ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट देर इज अ टाइम। बहुत ज़्यादा हो गया ये इस तरीके का राजनीति, लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है। बराबर लोगों से एक इनकलाब निकल के आएगा और बराबर हमारे जैसे नेता जो है, जो लोगों में हमेशा रहते हैं, हमारे साथ जनता देगी, हमारा पूरा पूरा विश्वास है। अरविंद के घर के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है ना, मैडम, मैंने अभी तक बताया था, वो एलिगेशन किस तरीके से अरविंद जी के सपने में है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप तो नेशनल चैनल पे काम करती है मैडम, आप खरगे जी को फ़ोन लगा के पूछे कि मैंने खरगे जी से फ़ोन किया है, बात किया है। वैसे मुझे किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारा पार्टी टीआरएस अभी बीआरएस बनाए, कल को नेशनल लेवल पे काम करेगा, हम बराबर नेशनल लेवल पे काम करेंगे। जो आज हमने तेलंगाना में विकास करके दिखाया है, वो कल के दिन पूरे भारतवर्ष में विकास करने के लिए अलग अलग मॉडल बनाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता मानेगी, मदद देगी तो बराबर उनके लिए काम करेंगे। उनके पास पूछने को क्या है जी? अरविंद जी हमारे ये क्या बोलते, बुरदा नहीं मट रहे मिला ना, दिलो कीचड़ के तरह होते हैं हमारे अरविंद जी, इसीलिए हम लोग कोई उनके ऊपर पत्थर नहीं डालते। बहुत चिचोरा किस्म के आदमी है उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, इसीलिए मैं जनता को क्लियरिटी देने के लिए मैं यहाँ आके बात कर रही हूँ, वरना उनका नाम लेने के भी लायक नेता नहीं है वो। आज अनफॉर्चुनेट है बीजेपी में इस तरीके के नेता है। तो मैं जनता से इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ, आप पॉलिटिक्स में डिग्निटी मत गिराइए। पॉलिटिक्स में अनेक तरीके के चर्चे होते रहते हैं, होने दीजिए, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा। इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए उनके ऊपर ईडी प्रयोग करो, सीबीआई प्रयोग करो, आईटी प्रयोग करो। ये जरा भी इंसाफी नहीं है, ये जरा भी एक पॉलिटिकल तरीका नहीं है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकली ही सामना करना पड़ेगा और हम तैयार है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। आदिलाबाद बीजेपी के जिला सदर पायल शंकर ने निजामाबाद के रुकन असम्बली धर्मपुरी अरविंद के घर पर हमला करने वाले टीआरएस कायदीन और कारकुनों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। आदिलाबाद शहर के विनायक चौक पर निजामाबाद एमएलसी के कविता का पुतला जलाया गया और के कविता और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर पायल शंकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों पर गैर आईनी तौर पर हमले करना और उनके सवालों का जवाब न देना, बेसब्री और जिस्मानी हमलों का सहारा लेना गुंडागर्दी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने डीजीपी से फौरी तौर पर मुतालबा किया कि इस हमले की मुकम्मल तहकीकात की जाए और कातियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर टाउन सदर लाला मन्ना, दिनेश मातोलिया, अकोला प्रवीण, सोमा रवि, वेंकट व्यास और दीगर मौजूद थे। टीआरएस पार्टी गुंडाలు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎంపీ అరవింద్ గారి ఇంటి మీద ఈరోజు దాడి చేసినటువంటి తీరు చూస్తే ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన ఉన్నదా అని మాకు అనుమానం వస్తూ ఉన్నది। రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో పోలీసుల సమక్షంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీపై ఈ రకంగా నిస్సిగ్గుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గుండాలు చేసినటువంటి దాడి చేసినటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా ఖండిస్తూ ఉన్నది। జవాబు చెప్పలేక ఎంపీ అరవింద్ గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలకు జవాబు చెప్పడం చేతగాక ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గుండాలు దాడికి దిగిండ్రు। టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు హెచ్చరించదలుచుకున్నాం, మీ గుండాలు ఏ రకంగానైతే దాడి చేసిండ్రో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు దాడులే మొదలు పెడితే మీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా తిరగలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది। तेलंगाना में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन अब जाकर 3% हो गया है। क्या ये खबर सही है? और अगर सही है तो इस बारे में तेलंगाना हुकूमत वजाहत दे। ये कहना है सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शबीर का। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के पहले इंतखाबात में केसीआर ने 12% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही थी। ताहम 8 साल हो गए लेकिन उन्होंने अपने वादे पर अमल नहीं किया है। आप सब जानते हैं कि 2014 में जनरल इलेक्शन था तो केसीआर
अभी सीएम नहीं बने, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में और बार बार अपने तकरीरों में कहा कि अगर मुझे जिताइए, टीआरएस को जिताइए, मैं हुकूमत में आते ही 14% 12% मुस्लिम रिजर्वेशन मैं दूंगा। जो आज 4 है उसको मज़ीद 8 बढ़ाकर मैं 12 करूंगा। लेकिन वायदा वफा नहीं हुआ। 8 साल हो गए, जबकि इसके साथ ही उन्होंने वायदा किया था कि असेंबली में और काउंसिल में बिल भी लगाया कि ट्राइबल को मैं 10% करूँगा, मौजूदा 6 है और अब मौजूदा 4 मुसलमानों को है उसको मैं 12 करूँगा। ये बिल भी मरकज़ को भिजाया गया। मरकज़ ने बार बार इनको उसके बारे में डिटेल्स पूछे, इसकी वजह बताओ कि क्यों रिजर्वेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जवाब तक भी अभी तेलंगाना सरकार ने नहीं दी। लेकिन अभी कल परसों से लोगों में एक तशवीश और एक डर सा पैदा हो गया है। क्या मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% जो था उसको ख़त्म करते हुए 3% यानी 1 घटाकर 3% का जो रोस्टर सिस्टम है वो रोस्टर में 4 से 3 सीट हो गए। यानी रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन, तालीम में और सरकारी नौकरियों में 1% घटा दिया है। ये जो गश्त कर रहा है कितना सच है, इसके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को आज अपना एक ख़त लिखा है। इस ख़त में डिमांड कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को कि फौरी इसका जवाब दें। क्या ये सही है कि आप 4% को 3 करे हैं? अगर नहीं करे हैं, गलती से फिर हुआ तो उसको बोल दीजिए कि ये प्रिंटिंग में गलती हो गई थी, ये बराबर 4 का 4 है। नहीं 3 कर दिए हैं तो क्यों 3 करे, उसके वजह बताओ। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की जानिब से आज स्टूडेंट एकेडमिक वेरिफिकेशन सर्विस को एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी ने लॉन्च किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जहां उन्होंने इस वेब पोर्टल के लिए काम करने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद दी, वहीं उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत ने महकमे तालीम में एक संग मील अबूर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जाली सर्टिफिकेट बनाने की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। मुल्क में जाली सर्टिफिकेट्स को रोकने के लिए रियासत तेलंगाना ने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सविता इंदिरा रेड्डी के मुताबिक सीएम केसीआर का कहना है कि अगर रियासत तेलंगाना एक कदम आगे बढ़ाती है और तरक्की करती है तो ये मुल्क उसकी पैरवी करेगा और ये वेब पोर्टल इसी बात का सबूत है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖలో ఒక మైలురాయిని కన్నగారు చెప్పినట్టు ఒక మైలురాయిని రీచ్ అయిన సందర్భంలో మీకు అందరికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. ఎందుకంటే ఇది ఒక రోజులో ఒక నిమిషంలో వచ్చింది కాదు, మీరందరూ కూడా దాని వెనకాల ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు. అటు ఉన్నత విద్యా మండలి కానీ అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ గౌరవ వీసీలందరూ కూడా చొరవ తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేయాలని, పగడబందిగా అమలు చేయాలనే ఆలోచన చేసిన మీకు అందరికీ కూడా ముందు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోవాలి, అన్ని విధాలుగా ముందుకు పోవాలి, అన్ని వర్గాలు బాగుండాలని కోరుకుంటున్న సందర్భంలో ఒక్కొక్క వింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో మన విద్యాశాఖకు వస్తున్నప్పుడు ప్రతిసారి చెప్తూ ఉంటారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఒక రైతన్నకి విద్యార్థికి తేడా ఏముండదు, రైతు ఏ విధంగా అయితే విత్తనం వేసి నుండి పంటలు పండించేంత కష్టపడుతూ ఉంటాడు, ఒక విద్యార్థి కూడా ప్రతి ఇయర్ కూడా కెరియర్ మొదలు పెట్టినప్పటి నుండి కెరియర్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ పూర్తి అయ్యే వరకు నిరంతరం శ్రమించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి ఎక్కడ నష్టం జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనేది పదే పదే చెప్తూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఉన్నత విద్య తీసుకుంటున్న సందర్భంలో ఎక్కువగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది చాలాసార్లు చైర్మన్ గారికి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మార్కెట్కి అనుగుణంగా మన బోధన మార్చుకోవడం ఒకటైతే, ఈరోజు టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని మోసాలకు పాల్పడుతున్న వాళ్ళని కూడా అడ్డుకట్ట వేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇంతకుముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇబ్బంది కాదు, నకిలీ విత్తనాలని చెప్పారు. అందుకే రైతుకు విద్యార్థికి అనుసంధానం నకిలీ విత్తనాలను ఏ విధంగా అయితే అడ్డుకట్ట వేస్తున్నామో ఈ ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా అదే విధంగా అడ్డుకట్ట వేయాలనే ప్రయత్నం చాలాసార్లు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొయాక్టివ్ గా ఉండి ఈ నకిలీ సర్టిఫికేట్స్ చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడా పట్టుకోవడం, పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది నిరంతరంగా జరుగుతుంది. కానీ అసలు ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకోకుండా విద్యార్థులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ నకిలీ సర్టిఫికేట్స్ రాకుండా ఉండాలంటే సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రయత్నం పోలీస్ శాఖ చొరవ తీసుకోవడం, అదేవిధంగా మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కూడా మీరందరూ సహకరించడం అనేది చాలా సంతోషం. అందులో దేశంలో మొదటిసారి మన రాష్ట్రంలో ఈ పోర్టల్ని మనము
స్టూడెంట్స్ వెరిఫికేషన్ అకాడమిక్ వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే పెట్టి ఉన్నామో నిజంగా చాలా అభినందనీయం. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। बांसवाड़ा मंडल में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बागबानी और सिल्क इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ज़ेर एहतमाम पॉम ऑयल की काश्त के बारे में किसानों को आगाही दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पॉम ऑयल न होने की वजह से हमें हर साल इंडोनेशिया और मलेशिया से कई हजार करोड़ रुपए का पॉम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर काश्तकार इस जानिब खुसूसी तवज्जो दें और उसकी काश्त करें तो उन्हें सालाना 2.5 लाख रुपए फी एकड़ मिलेंगे। పంట తెంపుకుంటాం. రెండో సంవత్సరం నుంచే పంట స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ కాయ చిన్నగా ఉంటుంది. ఆ కలర్కి వచ్చినాక ఆయిల్ వస్తుంది. కామారెడ్డి జిల్లాకు గవర్నమెంట్ ఈయనకు ఈ ఆయిల్ ఫామ్ ఫ్యాక్టరీ వేయడానికి లైసెన్స్ ఇచ్చింది. ఆయన 100 కోట్లు పెట్టి ఫ్యాక్టరీ ఇస్తారు. అక్కడ నీ పంట వండి కాయ వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఫ్యాక్టరీ తయారైపోతుంది. ఈ 4 సంవత్సరాల వరకు ఏం చేయాలి? అంతర్ పంట వేసుకో, కుస్మ వేసుకో, కందులు వేసుకో, సోయాబీన్ వేసుకో, పల్లీలు వేసుకో, నీ ఇష్టం వచ్చిన పంట వేసుకో. వరి తప్పితే ఏదైనా వేసుకో. ఆ పంట వేస్తే ఆదాయం వస్తుంది, దీని ఆదాయం వస్తుంది. ఇవి చెట్టు పెట్టివి ఇప్పుడు ఈ రోజు. ఆ చెట్టు ఎన్ని ఏళ్ళు ఉంటుందంటే 30 ఏళ్ళు ఉంటుంది. 30 ఏళ్ళ దాకా 4 సంవత్సరాల తర్వాత 26 ఏళ్ళు పంట వస్తుంది. याकूतपुर एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज तालाब चंचलम डिवीजन में रेलवे के अतराफ अलग से बनाए जा रहे ट्रैक के कामों का जायजा लिया। यह खुसूसी ट्रैक की तामीर मजलिस की नुमाइंदगी पर की जा रही है। इस मौके पर रेलवे, GHMC के अफसरान और मकामी मजलिस के जिम्मेदारान व कारकुन मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने इस बारे में मजीद जानकारी दी। बल्दी डिवीजन तालाब चंचलम में जो रेलवे ट्रैक है, वो रेलवे ट्रैक के नीचे से जाहिद नगर में एक रास्ता निकाल रहे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन यूसुफ सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने तकरीबन 7-8 साल से इसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, ताकि मरकज़ी रेलवे मिनिस्टर से भी इसमें नुमाइंदगी करके मंजूरी हासिल की है। अब वो टेंडर वेंडर होकर काम शुरू करने के मराज में आया है। तो आज रेलवे के इंजीनियर्स, बल्दिया के इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिसिटी के इंजीनियर्स, बल्दिया के DMC मैडम, इन सब मिलकर वहाँ पर दौरा करे, जिसमें से 1-2 प्रॉपर्टी निकालने की जो इलीगल है, गैर कानूनी, तो उसके लिए मैडम को पाबंद किया गया कि पीर के दिन वो दोनों प्रॉपर्टी निकालना, और वहाँ इलेक्ट्रिक का एक पोल है बीच में आ रहा है, वो भी निकाल देना है। ये 2 काम हो गए तो पीर के दिन से काम शुरू कर देंगे। नॉन स्टॉप काम तेज़ी के साथ जारी रहेगा। और वह के नाले का भी काम है, SW ट्रेन भी रास्ते में आ रहा है। तो इंजीनियर से बात करें, उन्हें बोला कि हम उसका रास्ता डाइवर्ट कर देते थोड़े दिन के लिए, तब कोई रुकावट ना रहेगी, काम में नहीं रहेंगी, काम तेज़ी के साथ तकमील को पहुंच सकता है। और एरिया कारपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम और तमाम इंजीनियर थे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम शुरू कराएंगे। दोनों इलाकों के लोगों को इससे सहूलत होगी और वहाँ का मसाइल भी हल होंगे और वहाँ के हालात भी जो बेहतर होंगे। हर 2 इलाके रेलवे ट्रैक के इधर और उधर दोनों के लोग उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। ये काम में मज़ीद तेज़ी पैदा करने के लिए नकीब मिल्लत असदुद्दीन यूसुफ सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने पाबंद किया है। हस्ब हिदायत सदर मोहतरम तमाम ऑफिसरों को पाबंद कर दिया गया है। शुक्रिया। एमएलए पाशा कादरी ने आज संतोष नगर डिवीजन OSC कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए यहाँ जारी बल्दिया के तामीराती कामों का जायजा लिया और उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और पार्टी के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विस के चेयरमैन P जगन मोहन राव ने आज दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पर हाजिरी देते हुए चादर गुल पेश की।
मुनुगुडु बाई इलेक्शन में टीआरएस की कामयाबी पर उन्होंने दरगाह यूसुफैन का दौरा किया था। इस मौके पर उनके हमरा उपल हल्के के माइनॉरिटी यूथ प्रेसिडेंट और टीआरएस लीडर सैयद महबूब व दीगर भी मौजूद थे। अरशद साहब उपल के हैं साहब, और हमारे जगन साहब को हम ले लेंगे। अरशद साहब हम लोग यहाँ सब आए हुए हैं। ख़ासतौर पर मेनीगढ़ का जो इलेक्शन हुआ है उसमें कामयाबी हुई हमारे लिए, बल्कि केसीआर साहब के सेहत के लिए, केटीआर साहब और हमारी कविता अम्मा के लिए सेहत के लिए दुआ करें। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला अच्छी मेजॉरिटी से भीड़ से हमारी पार्टी उभरेगी और नेशनल पार्टी उभरेगी। हमारे साहब 100% प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बल्कि हम यहाँ पर दरगाह यूसुफियन में मांगे हैं। इंशाल्लाह सबका आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का, और हमारे केसीआर साहब का कहीं भी रहेगा तो आप लोग सब जो है ताउन करना, हर आदमी ताउन करना। साहब के अच्छे से अच्छे स्कीम आप लोग देख रहे हैं, कोई सीएम आज तक नहीं करा। हमारे साहब हर आदमी को, गरीब हो अमीर हो, सबको लेके चलते। पहले चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब, उनके लिए कहना हमारे केटीआर साहब डोमिनेट एकदम ऐसे है। आने वाले वक्त में उन्होंने हमारे लिए बराबर बहुत कुछ करेंगे, और अपने मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, सबके लिए है उन्होंने। ऐसा नहीं कि एक मज़हब का नहीं, सबके लिए हमारे केसीआर साहब सोचते। उनकी सोच के सर का कोई सीएम दुनिया में, इंडिया में है ही नहीं अपने सर का। इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर करे। और ख़ास तौर से हमारे साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साहब। अब हमारे जगन साहब हमारे लिए आए और अरशद साहब आप लोगों भी आए हुए हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। మునుగోడు నియోజకవర్గంలో జరిగినటువంటి ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించినందుకు, అదేవిధంగా రానున్నటువంటి రోజుల్లో భారతదేశ రాజకీయాలలో భారత రాష్ట్ర సమితి, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఉద్భవించినటువంటి భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ అఖండ విజయం సాధించి ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నిటికీ కూడా ఒక పరిష్కారం తెచ్చే విధంగా ఏ ఉద్దేశంతోనైతే కేసీఆర్ గారు ఈ పార్టీ నెలకొల్పి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారో, అదేవిధంగా ఈ విజయం సాధించి భారతదేశానికి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు నాంపల్లిలో ఉన్నటువంటి యూసుఫియన్ దర్గాలో గతంలో మొక్కుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ మొక్కును చెల్లించుకోవడం జరిగింది. మొన్న ఏ విధంగా అయితే మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ అగ్రనాయకులు అందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ ప్రచారం చేసినా కూడా, ఇటు రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకత్వం అదేవిధంగా జాతీయ బీజేపీ నాయకత్వం వచ్చి ప్రచారం చేసినా కూడా మన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా పట్టం కట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అదేవిధంగా భారతదేశ రాజకీయాలలో जमात इस्लामी भिमंगल व बाबापुर की जानिब से बाबापुर कम्युनिटी हॉल में नेट MBBS में नुमाया रैंकिंग हासिल करने वाली 2 तालिबात सोमू श्राविया और सुमैया महक की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ रियाज अहमद की तिलावत कलाम पाक से हुआ। बाद अज़ां मौलाना जमील बेग ने खिताब करते हुए कहा कि इल्म एक नूर है और हमारी विरासत है। तमाम उलूम को हासिल करने वाले पहले मुसलमान ही थे। मेहमान खुसूसी ZPTC रवि ने अपने खिताब में इस मौके पर जमात इस्लामी को मुबारकबाद दी और उनको अच्छे प्रोग्राम मुनक्कद करने पर खूब तारीफ भी की। इस प्रोग्राम से दोनों तालिबात सोमू श्राविया और सुमैया महक ने भी खिताब किया। हैदराबाद के मारेडपल्ली के कस्तूरबा कॉलेज में साइंस लेबोरेटरी के अंदर एक मुश्तबा जहरीली गैस के लीक हो जाने के बाद 30 से 35 तलबा बीमार हो गए। उल्टी और खांसी की शिकायत के बाद इन तलबा को अस्पताल में एडमिट कराया गया। वीडियो में तलबा को अस्पताल के अंदर ले जाते हुए देखा जा सकता है। इस खबर में अपडेट ये सामने आई है कि अस्पताल में दाखिल कराए गए तलबा में से करीब 25 तलबा को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि मजीद कुछ तलबा का इलाज जारी है जो खतरे से बाहर है। ये जहरीली गैस किस किस्म की थी और कैसे लीक हुई, इसकी जांच की जा रही है। कई तलबा के वालिदैन ने एहतजाज करते हुए गफलत बरतने पर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं खबर है कि कॉलेज इंतजामिया ने इस वाक़े के बाद हफ्ते को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मारेडपल्ली पुलिस स्टेशन ने लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। जूनियर कॉलेज అమ్మాయిలందరూ మరి ఆ ల్యాబ్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో గ్యాస్ వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఊపిరాడక ఒక విధమైన శ్వాస ఇబ్బంది, తర్వాత స్మెల్, దాంతో వాళ్ళు ఒకే విధంగా ప్యానిక్ అయిపోయి భయపడిపోయి అందరూ చాలా ఇబ్బంది పడిపోయినారు. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 35 మెంబర్స్ దాకా ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. అందరూ ఇప్పుడైతే ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు, బాగానే ఉన్నారు. మరి డాక్టర్లు కూడా కరెక్ట్ చూస్తూ ఉన్నారు. మరి అసలు ఏం జరిగిందో మేము ఎప్పుడూ వచ్చాను కాబట్టి తెలుసుకుంటాం. మరి ఎందుకు ఏం లీక్ అయింది, గ్యాస్ లీక్ అయిందా, అమోనియా అవన్నీ ఉంటాయి కదా ల్యాబ్లలో, ఏం జరిగిందో
తెలుసుకుంటాం. ఇప్పటికైతే సేఫ్గా ఉన్నారు, పిల్లలందరూ బాగున్నారు. విద్యార్థులు అన్కాన్షియస్ అయ్యారు. కొందరికి వామిటింగ్స్ వచ్చాయి, కొందరికి హెడేక్ తలనొప్పి రావడము, కొందరికి కడుపులో నొప్పి రావడం అనే దీంతో మనకు ఇక్కడ గీతా నర్సింగ్ హోమ్లో 38 స్టూడెంట్స్ ఇప్పటివరకు అడ్మిట్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో కొందరు సిమ్టమ్స్ తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి ఇళ్ళకి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. కొందరు ఐసీయూలో ఉన్నారు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్లీ చూసుకుంటే కనుక 25 పీపుల్ వరకు ఇంకా హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి టెస్టులు అవన్నీ కూడా చేయమని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఎవరన్నా వేరే సీరియస్గా ఉన్నట్టయితే వేరే హాస్పిటల్స్ కూడా షిఫ్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. గాంధీకి కానీ ఎక్కడైనా షిఫ్ట్ చేయడానికి అనేది రెడీగా ఉన్నాం. అండ్ మాతో పాటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అందరూ, ఈవెన్ కాలేజీలో కూడా వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం లీక్ అయింది అనే టెస్టులు అది కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు అయితే పిల్లలకు మేజర్ ఇబ్బందులు అయితే ఏమీ లేవు. కొందరికి ఆస్తమాలాగా ఇది ఉంది, కొందరికి కన్వల్జన్స్ లాగా వచ్చాయన్నారు. కానీ ఆమెకి ఇంతకుముందే కన్వల్జన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి కూడా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇంతకుముందే వచ్చాయని చెప్పడం జరిగింది. साइबराबाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिजिनल इंडिया नामी कंपनी के फ्रॉड को बेनकाब किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि कुछ रकम इन्वेस्ट करके ज़्यादा मुनाफे का लालच देते हुए ये कंपनी कई लोगों को धोखा दे चुकी है। करोड़ों का फ्रॉड करने के बाद इस मामले के अहम मुलजिम 27 साल दीपक शर्मा को यूपी के गाजियाबाद से अरेस्ट किया गया। जुलाई महीने में डिजिनल इंडिया एक कंपनी का ऑफिस बंजारेस में खुला। इसके स्कीम में पुराने जो किताब है उनको स्कैन करके डिजिटाइज करना उनका स्कीम है। इसके लिए हर 10,000 पेजेस को 50,000 रुपये देने का उनका वादा है। और इसके वास्ते 1 लाख रुपए डिपॉजिट वो कंपनी वाला लेते रहे। इनिशियली जो इसमें इन्वेस्ट करे उनको अच्छी रिटर्न्स मिले। कुछ लोगों को 1.5 लाख 2 लाख तक पैसे मिले। उसे देख के बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट किए। 623 15 करोड़ इसमें पूरे इन्वेस्ट किए। और सडनली एक दिन पूरा गायब हो गया यहाँ से। इसमें दीपक शर्मा 27 इयर्स को गाजियाबाद में अरेस्ट किए गए। और यही इसका पूरा मास्टरमाइंड था। तो पूरा स्कीम इन्होंने रन किया। और इनके एसोसिएट्स जो है समीरुद्दीन, आशीष, इनके नाम पे कंपनी है, लेकिन उसमें उनका एक्टिव रोल नहीं है। ऑन पेपर इन दोनों का नाम भी है। और एक अमित शर्मा इन्हीं का कजिन है। उनके फोटो उनको आईडी कार्ड्स लेके अमित शर्मा के आईडी कार्ड्स पे दीपक का फोटो लगा के यहाँ पे अमित शर्मा नाम से यहाँ पे मशहूर हैदराबाद में सब लोग इसको अमित शर्मा के नाम से जानते थे, लेकिन इसका असली नाम दीपक शर्मा। तो चारों को अरेस्ट किए और कल दीपक शर्मा को अरेस्ट। आज जुमा को आदिलाबाद के मवाला बाईपास के करीब एक कंटेनर की गैस सिलेंडर लॉरी से टक्कर हो गई। इस हादसे में जहां ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, वहीं गैस सिलेंडर सड़क पर गिरने से ट्रैफिक में काफी देर तक रुकावट रही। जैसे ही कंटेनर मिशन भगीरथा की पाइपलाइन से टकराया, भारी मिकदार में फव्वारे की शक्ल में पाइपलाइन से पानी बह पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इस दरमियान खुशकिस्मती की बात यह रही कि गैस सिलेंडर नहीं टूटे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। के कविता के कांग्रेस में शामिल होने का दावा करने वाले बीजेपी एमपी डी अरविंद के मकान पर टीआरएस कारकुनों ने किया हमला, जमकर की तोड़फोड़। जबान काबू में रखे बीजेपी एमपी डी अरविंद, वरना चौराहे पर चप्पल से मारूंगी, एमएलसी के कविता ने दी वार्निंग। आदिलाबाद बीजेपी कैडर ने डी अरविंद पर हमले के खिलाफ फूंका के कविता का पुतला। हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा।
सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उठाया 12% रिजर्वेशन का मुद्दा, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कट होकर 3% हो जाने पर मांगी वजाहत। तेलंगाना में एजुकेशन की दुनिया में नई छलांग, स्टूडेंट एकेडमिक वेरिफिकेशन सर्विस वेब पोर्टल का एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद के मारेडपल्ली के कस्तूरबा कॉलेज में फैली मुश्तबा जहरीली गैस, दर्जनों तलबा अस्पताल में भर्ती, गैस लीक की जांच जारी। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।